हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और ये आपका सब्जेक्ट है वो साइंस है। साइंस का हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया था आपके लिए और ये आज आपका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम राजन सीरीज, जैसा कि आपको पता है कि राजन सीरीज आपकी जो साइंस की है वो चल रही है। राजन सीरीज का हमने पार्ट 1 जो है वो अति लघु क्वेश्चन का अपलोड कर दिया है। उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट 1 देखिए, इसके बाद आप पार्ट 2 को देखिए। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। दोस्तों, एक बात आपको और बता दें, देखिए आपका जो सेकेंड सेमेस्टर है डीएलएड का, ये सेकेंड सेमेस्टर अदर सेमेस्टरों की अपेक्षा थोड़ा सा कठिन है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना है कि सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी आपको अच्छे से करनी है, जिससे कि आपकी बैक ना आए। डीएलएड में बैक बहुत ज़्यादा आती है। कॉपियाँ की चेकिंग आपको पता है कैसी चेकिंग होती है, मार्किंग अच्छी नहीं होती। तो आप अपनी पढ़ाई का जो स्तर है उसे ऊंचा रखिए, धीरे धीरे आराम से पढ़ाई को करते रहिए। जो भी पढ़ना है क्लियर करके आप पढ़िए। तो इस वीडियो में हम आज क्वेश्चन नंबर 64 से शुरू करेंगे, ठीक है। और अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे मैं पीडीएफ आराम से आपको उपलब्ध कराता रहूँगा, बिल्कुल निःशुल्क, फ्री में। कोई भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। इसमें जो 64 नंबर देखो क्वेश्चन है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके हमने 63 तक पार्ट 1 में पढ़ लिए थे। क्वेश्चन है कुपोषण किसे कहते हैं। अब देखो कुपोषण किसे कहते हैं इसे समझो आप। अब कुछ बच्चे जो साइंस के हैं ना, वो समझते होंगे कि साइंस तो बहुत ही हलवा है और आराम से पेपर में हम कर ले जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको लग रहा है कि साइंस है वो बहुत इजी है, लेकिन जब पेपर आता है तो आपको पता ही है पेपर में कुछ भी याद नहीं रहता। पीएनपी पेपर बनाती है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लेके आती है उसका कोई भी पता नहीं होता। देखो कुपोषण किसे कहते हैं समझो। कुपोषण क्या होता है? अपर्याप्त भोजन या कह सकते हो अपर्याप्त पोषण का कारण बन जाता है। इससे उत्पन्न जो स्थिति है उसे हम कुपोषण कहते हैं। या आप अपने भाषा में भी लिखना चाहो तो अपनी भाषा में भी लिख सकते हो कि भाई कुपोषण के शिकार कौन से बच्चे होते हैं। वो बच्चे होते हैं जिन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है, ठीक है, वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, घेंगा नामक रोग किस पौष्टिक तत्व की कमी से होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंगा होता है। अगला जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि भोजन के परिरक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं। दोस्तों, कुछ विधियां आपको यहाँ पे याद करना पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पेपर में पूछेगा कि भोजन परिरक्षण की प्रमुख विधियां बताओ, तो कम से कम 2 से 3 विधियां तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि 1 नंबर में क्वेश्चन बनेगा। तो भोजन की परीक्षण की प्रमुख विधियां कौन सी हैं? पहली जो विधि है वो है अंतराल से उबालना और ठंडा करना। अब देखो यहाँ पे विधियों का कोई सीरियल नहीं है, आप चाहे पहले कोई सी भी लिख सकते हो, ठीक है, ऊपर नीचे भी लिख सकते हो। यहाँ पे इस बात का कोई महत्व नहीं रहता है कि सीरियल से ही आपको लिखना है। तो अंतराल से उबालना और ठंडा करना। नेक्स्ट है हमारा सुखाना। इसके बाद थर्ड है ठंडा करना, अचार तैयार करना रसायनों द्वारा और डिब्बाबंदी करके। ये भोजन को परिरक्षण करने की विधियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो जो अगला क्वेश्चन आ रहा है ना, यहाँ से मैं आपको एक बात बताऊं, आपको कुछ नहीं करना है। आपको साइंस में क्या करना है? देखो साइंस में पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है बैक्टीरिया से संबंधित होने वाले रोग। आप इनको अच्छे से एक कॉपी में लिख लीजिए। बैक्टीरिया से संबंधित होने वाले रोग कौन कौन से हैं?
और वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, कवक से होने वाले रोग कौन कौन से हैं और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। इनमें से आपका 1 नंबर क्वेश्चन फंस जाएगा। और अगला जो एक टॉपिक और आप कॉपी में लिख लेना वो है विटामिन। विटामिन का कंप्लीट टॉपिक लिख लेना, क्योंकि विटामिन से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखो कुछ प्रमुख संक्रामक रोगों के नाम बताओ। यहाँ पे कुछ प्रमुख संक्रामक रोगों के नाम पूछ रहा है। तो संक्रामक रोग कौन कौन से हैं देखो, यहाँ पे हैजा, टीबी, खसरा, टाइफाइड, डिप्थीरिया, पेचिस, सुजाक, पीलिया, प्लेग, चेचक, कुक्कर खांसी और टेटनस। ये सब के सब क्या हैं, ये प्रमुख संक्रामक रोग हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए आप। कह रहा है शारीरिक व्यतिक्रम किसके कारण होता है। ठीक है, तो देखो आप क्या करोगे भाई, दूषित भोजन, दूषित वातावरण तथा सूक्ष्म जीवों के प्रकोप से शारीरिक व्यतिक्रम होता है। आपको पता है जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये सूक्ष्म जीव नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। किससे दिखाई देते हैं, माइक्रोस्कोप से देखने पर ये सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं। सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, वायरस। अगला जो क्वेश्चन है वो है संक्रामक रोग किसे कहते हैं। तो संक्रामक रोग किसे कहते हैं, संक्रामक रोग ऐसा रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंचता है, संक्रामक रोग कहलाता है। अब संक्रामक रोग के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो एग्जाम्पल देखो ये ऊपर बता रखे हैं, ये सब जो हैं संक्रामक रोग के एग्जाम्पल हैं। चलो आगे समझते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई वर्धी प्रजनन किसे कहते हैं। वर्धी प्रजनन किसे कहते हैं, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो पौधों में पाया जाता है, यानी जो वर्धी प्रजनन है ये आपको ध्यान रखना है किस में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। जब पौधों के वर्धी भाग, जैसे अगर हम बात करें जड़, तना या फिर पत्ती, जड़, तना, पत्ती से नए पौधे का जन्म होता है, तो इसे वर्धी प्रजनन कहते हैं। वर्धी प्रजनन आप ध्यान रखना, 1 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है संचारी रोग किसे कहते हैं। तो देखो संचारी रोग किसे कहते हैं, वह सभी रोग जिनके तत्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं। वह सभी रोग जिनके तत्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं तथा यह रोग एक दूसरे मनुष्य तथा छुआछूत के कारण फैलते हैं, उन्हें संचारी रोग कहते हैं। आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो संचारी रोग को। आप कैसे लिखोगे, देखो संचारी रोग उसे कहते हैं जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में छुआछूत के कारण फैलते हैं, उन्हें संचारी रोग कहते हैं। आप इस प्रकार से लिख दीजिए, आपको मार्क्स मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है संक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो संक्रामक जो रोग है आपके वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो सांसर्गिक रोग है और संचारी रोग है, ये 2 रोग आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी आपको PDF मिल जाएगी। PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल पे हमने डाल दिए। अगर आपने रीट का एग्ज़ाम राजस्थान का डाला है तो रीट के लिए, रीट जो पात्रता परीक्षा 2025 है उसके फ्री नोट्स YP एजुकेशन ट्रिक चैनल दे रहा है। बिल्कुल प्रिंटेड नोट्स हैं, ठीक है, तो वो भी आप ले सकते हो। आप जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन देखो अगला, परमाणु का आवेश क्या होता है। तो परमाणु का जब आवेश होता है वो शून्य होता है। परमाणु का आवेश क्या होता है, परमाणु का आवेश शून्य होता है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, परमाणु संख्या क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है परमाणु संख्या क्या है। तो देखो वह मूलभूत संख्या जो उस परमाणु के नाभिक में प्रायः प्रोटॉनों की संख्या को बतलाती है, जो प्रोटॉनों की संख्या को बतलाती है। वह संख्या जो इलेक्ट्रॉन के तुल्य भी होती है, इसे हम प्रोटॉन संख्या भी कहते हैं। देखो हमने जब DLED का पेपर दिया था तो उस समय आया था इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, तीनों की खोज आपको याद रखनी है। ट्रिक आपने पहले ही याद कर रखी होगी। ट्रिक होती है इसकी ईंट पर नाच। ट्रिक क्या होती है, ईंट पर नाच। ठीक है, ईंट का मतलब है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज की है थॉमसन ने।
पर मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज की है रदरफोर्ड ने। नाच, नाच में क्या है ना का मतलब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज की है चार्ल्स चैडविक। तो ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है, ईंट पर नाच। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है परमाणु भार किसे कहते हैं, इसे ज्ञात करने का सूत्र बताओ। तो परमाणु भार किसे कहते हैं इसको समझो। देखो परमाणु भार बराबर क्या होता है, तत्व के प्रत्येक परमाणु का औसत भार, तत्व के प्रत्येक परमाणु का औसत भार अपॉन, ये देखो दे रखा है कार्बन 12 का परमाणु भाग अपॉन 12। ठीक है, इसे मैं दूसरे टाइप से न्यू वीडियो में आपको बताऊंगा परमाणु भार कैसे निकालते हैं, इसकी मैं लिंक आपको डाल दूंगा, तो वहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन तैयार करते हैं, संयोजकता किसे कहते हैं। हाँ 1 नंबर में क्वेश्चन ये वाला आपका बन सकता है। संयोजकता किसे कहते हैं, किसी तत्व के परमाणु में 72 कोष यानी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है उस तत्व की संयोजकता होती है। क्या होती है, कोई भी मान लो एलिमेंट है, कोई भी तत्व है, उसका जो परमाणु क्रमांक होगा, जैसे ही उसे आप मान लो किसी का सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, कितना है, मान लो सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है 11 है, यानी 2 8 1। ठीक है, तो बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वो यही कह रहा है कि जो संयोजकता है किसी तत्व के परमाणु में 72 कोष, अब 72 कोष का मतलब ये 72 कोष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है उस तत्व को हम संयोजकता कहते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो यौगिक किसे कहते हैं। यौगिक क्या होता है, देखो 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में सहयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे यौगिक कहते हैं। यौगिक क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में सहयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, वो यौगिक कहलाते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको उदाहरण समझाऊं तो उदाहरण मैं ले लेता हूं आपका जल का, यानी H2O। अब देखो यहाँ पे वो परिभाषा कह रहा था 2 या 2 से अधिक, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन क्या है 1 है। तो देखो हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, ये सब मिलके क्या बन गया H2O मिल गया। ठीक है, तो वो कह रहा है 2 या 2 से अधिक तत्व, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन क्या है तत्व है, ऑक्सीजन क्या है तत्व है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये सूत्र हो गया H2O जल बना तो ये यौगिक में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जो यौगिक होता है वो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। चलिए मिश्रण को समझो, मिश्रण क्या है। तो देखो मिश्रण क्या होता है भाई, 2 या 2 से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में। देखो जब यौगिक की बात करें तो निश्चित अनुपात था, यौगिक की बात करें तो निश्चित अनुपात था, लेकिन जब मिश्रण की बात करें तो अनिश्चित अनुपात होगा। यौगिक में मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, मान लो Cl2 है, क्या है Cl2, तो इसमें देखो फिक्स है वैल्यू क्या है निश्चित है। हाइड्रोजन है H2O, तो इसमें भी क्या है फिक्स है एलिमेंट की वैल्यू, तत्व की वैल्यू। ठीक है, इसी प्रकार NaCl है, तो इसमें भी फिक्स है वैल्यू। तो जिसमें निश्चित अनुपात में कोई तत्व होगा तो वो यौगिक होगा। और जब मिश्रण की बात आएगा तो आप लिखोगे कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिलकर मिश्रण बनाते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं सिरका और पीतल, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मिश्रण के, आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जरूरी नहीं है सिरका और पीतल ही याद रखो। चलिए अगला जो एग्जाम्पल है वो, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है कि प्रतीक किसे कहते हैं। तो देखो किसी वस्तु के नाम को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना प्रतीक कहलाता है। प्रतीक का मतलब क्या है, जैसे हम आपसे कह रहे हैं ये क्या है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, ये सब आपके प्रतीक हैं। क्या है, ये सब प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब कौन सा बनेगा, इन्हीं में से कोई ना कोई आपसे पूछ लेगा, परिवर्तन पूछेगा वो, चाहे कोई सा भी हो। देखो परिवर्तन निम्न प्रकार के होते हैं।
पहला जो हमारा वो है तीव्र एवं मंद परिवर्तन, दूसरा है अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन, तीसरा है नियमित तथा अनियमित परिवर्तन, चौथा है प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन, और देखो 5वें नंबर पर दिया है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, नियंत्रित तथा अनियंत्रित परिवर्तन और कृत्रिम परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा आपके में एग्रोनॉमी भी दे रखी है। तो जैसे कि देखो ये उसी का क्वेश्चन है कि मिट्टी पलट हल किस प्रकार का कूड़ काटता है। तो जो मिट्टी पलट हल होता है वो आयताकार कूड़ काटता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है ईंधन, ईंधन को परिभाषित कीजिए। तो देखो ईंधन जो होता है ना, ईंधन ज्वलनशील पदार्थ है। ईंधन कैसा पदार्थ है? ज्वलनशील पदार्थ है जिसका उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने हेतु किया जाता है। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी 3 अवस्थाएं हैं? वो ईंधन ठोस के रूप में हो सकता है, वो ईंधन द्रव के रूप में हो सकता है, और वो ईंधन गैस के रूप में हो सकता है। तो ईंधन आपको ध्यान रखना है। ईंधन जब भी परिभाषा आए आप लिखोगे ईंधन ज्वलनशील पदार्थ है जिसका उपयोग हम ऊष्मा प्राप्त करने में करते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार का होता है, या इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैसीय ईंधन। अब देखो जो अगला आपका जो पॉइंट आ रहा है, अगला जो क्वेश्चन आ रहा है बेटा, ये देखो 89 क्वेश्चन, इस पे आप स्टार लगाओ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी प्रकाश संश्लेषण की। देखो जब हरे पौधे होते हैं तो वो हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं। तो आपको पता है कोई भी प्लांट है, जैसे मैं मान लो यहाँ पे एक पौधे का चित्र बनाता हूँ। ठीक है, ये पौधा है, ये मैंने बना दी जड़। ठीक है, ये हो गई पत्ती। ठीक, इस प्रकार से ये पत्ती हो गई और ये मान लो फूल। ठीक है, तो यहाँ से देखो जड़। अब मान लो पौधा है, पौधा अपना भोजन कैसे बनाएगा? तो जड़ है, जड़ के माध्यम से क्या लेगा? देखो जड़ के माध्यम से क्या करेगा? H2O को लेगा। ठीक है, और क्या लेगा? और जो मनुष्य क्या करता है, CO2 गैस वातावरण में छोड़ता है, तो ये क्या लेगा? CO2 लेगा। इन दोनों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्या बनाएगा? ये ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। और हाइड्रोजन और गैस कौन सी देगा? गैस आपको जी बना के देगा O2 यानी ऑक्सीजन, जो अपने लोग लेते हैं। अब देखो रिएक्शन को समझो आप, और रिएक्शन को बैलेंस करना भी सीख लेना। देखो यहाँ पे हमने आपसे कहा था कि जो पौधा आप लगाते हो अपने घर में, तो जड़ जो होती है, जड़ से क्या लेता है? जड़ द्वारा क्या लेता है ज़मीन से? वो H2O लेता है। तो यहाँ से आप H2O लेना है, प्लस क्या लेता है? CO2 लेता है वातावरण से, तो CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब ये मिलके क्या बना देंगे? ये मिलके ग्लूकोज बना देंगे, C6H12O6। ठीक है, इसके बाद H2O जल और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वातावरण में मुक्त हो जाएगी। अब देखो इतना पार्ट आपको ध्यान रखना है। इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट है आपको रिएक्शन का ये बनाना पड़ेगा। तो 6CO2 प्लस 12 H2O आपको याद रखना है। इसके बाद आप बैलेंस कर देना। ठीक, यहाँ पे 12 H2O जब आप लोगे तो यहाँ पे ध्यान रखना 12 के आधे यानी 6 H2O रख देना, ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाई जांघ की अस्थि का नाम क्या है? जांघ की अस्थि का नाम क्या है? फीमर है। क्या है? फीमर है। ठीक है, अगली रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन आएगी, आपसे कहेगा इसे कंप्लीट कीजिए। क्या है? देखो 4Na प्लस O2। आपको क्या करना है? आपको इसको जोड़ देना है। जोड़ के क्या हो जाएगा? देखो Na2O। देखो सोडियम कितने हैं? 4 है, तो 2 दूनी 4। यहाँ पे सोडियम कितने हो गए? 4 हो गए। और ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं। तो सोडियम से पहले यहाँ पे देखो 2 लगा दिया, तो ये 2 क्या हो गए? ऑक्सीजन हो गए। तो ये रिएक्शन भी आपकी बैलेंस है। चलिए अब अगला क्वेश्चन समझो। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या तथा तत्व का प्रतीक प्रदर्शित करने के लिए निर्धारित तरीकों को लिखिए। तो देखो जहाँ देखो लिखा है X A Z, जहाँ A क्या है? A आपका परमाणु द्रव्यमान है, Z परमाणु संख्या है, और X जो है वो कोई भी तत्व हो सकता है, कोई भी तत्व है। अगली जो रिएक्शन है हमारी वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी NaCl के साथ
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl के साथ अपक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो यहाँ पे देखो NaOH प्लस HCl, तो NaOH प्लस HCl, तो NaOH से लीजिए N, HCl से लीजिए Cl, तो बन जाएगा NCl। अब यहाँ पे देखो क्या बचा, यहाँ पे आपका OH बचा और एक H यहाँ पे बचा, यानी OH प्लस H बचा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, HH को जोड़ दो, ये बन गया H2O। ठीक है, यानी रिएक्शन आपकी बनके तैयार हो गई। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किसको लिया, HCl के साथ रिएक्शन कराई, तो आपको मिल गया NaCl, सोडियम क्लोराइड मिल गया और जल आपका निकल गया। क्लियर, आगे समझो। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं। तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं, यानी तीव्र परिवर्तन का मतलब है तेज गति के साथ होने वाला परिवर्तन ही तीव्र परिवर्तन कहलाता है। जैसे अगर हम कहें तो माचिस की तीली का जलना, या रसोई गैस का जलना, या फिर गुब्बारे का फूलना या फटना, ये सब तीव्र परिवर्तन के उदाहरण हैं। अगला है देखो बाष्पन। बाष्पन किसे कहते हैं, तो इसे समझिए आप, बाष्पन किसे कहते हैं। देखो यहाँ पे देखो बाष्पन क्या कह रहा है, जब पृथ्वी से जल गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर की ओर जाता है तो ये क्रिया बाष्पन कहलाती है। जैसे मान लो आप गए होगे अपने खेत पर, आपके खेत में जब आप पानी लगाते हो, अपने खेत में ज़्यादा पानी हो जाता है, ये सब पानी भरा हुआ है, तो आप 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद जाते हो तो खेत में पानी नहीं रहता है। तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होने पे क्या है, वो जो जल है, जल जो है वो बाष्प के रूप में वातावरण में उड़ जाता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, बाष्पन कहते हैं। अगला पॉइंट समझो। अगला जो क्वेश्चन है, चाल किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो चाल किसे कहते हैं, देखो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय से चली गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है चाल का, मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, चाल का जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड है। अगला जो क्वेश्चन है भाई, इस पे स्टार लगाओ। फसल चक्र किसे कहते हैं। फसल चक्र को इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। अब मैं अपनी भाषा में आपको इसे समझाता हूँ, फिर आप आराम से इसे लिख दोगे। देखो फसल चक्र क्या होता है, जैसे मान लो आप खेती करते हो, आप किसान हो और ये आपका खेत है, ठीक है। अभी मान लो आपके खेत में गेहूं की खेती है, अभी आपने अपने खेत में गेहूं की फसल लगाई है। गेहूं के बाद आप लगाओगे धान की फसल, ठीक है। धान के बाद आपने उसमें कर दिया गेहूं के बाद आपने कर दिया ढांचा या कोई और की फसल बो दी, ठीक है, या मक्का की फसल लगा दी। तो क्रॉप फसल चक्र क्या है, फसल चक्र ये है कि भाई अपने खेत में लगातार आपको एक फसल नहीं उगानी है, लगातार फसलों को बदल बदल कर आपको बोना है। फसल चक्र का क्या मतलब है कि भाई आपको जो खेत होता है, आपका खेत होता है, खेत के अंदर फसल को बदल बदल के लगाना है। बदल बदल के इसलिए लगाना है क्योंकि जो मिट्टी है, जो सॉइल है, उसकी फर्टिलिटी यानी उर्वरकता जो क्षमता है वो बनी रहे, उर्वरकता बनी रहे यानी फर्टिलिटी बनी रहे, जिससे क्या होगी, जो फसल है आपकी, वो फसल की पैदावार है वो अच्छी होगी। अगर आप लगातार एक ही फसल अपने खेत में उगाओगे, ठीक है, क्रॉप रोटेशन नहीं करोगे, बदल बदल के नहीं लगाओगे, तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो नष्ट हो जाएगी और आपकी जो फसल है वो उसकी जो दर है वो कम हो जाएगी। हो सकता है अभी आप 4 कुंटल का गेहूँ लेते हो, लेकिन कुछ समय बाद हो सकता है वो 1 या 2 कुंटल का ही रह जाए। तो इसलिए फसल को आपको बदल बदल के लगानी है। अब देखो इसकी लैंग्वेज सुनाते हैं आपको, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहा होगा। देखो फसल चक्रण क्या है, किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के पश्चात दूसरी फसल लेने की क्रिया को, जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट ना होने पाए, फसल चक्रण कहलाता है। तो यही बात हमने आपको बताई। अतः भूमि के किसी निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों का इस क्रम से बोया जाना कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम ना हो पाए और उपज भी अच्छी मिले, इस प्रकार की अदला बदली हुई फसल को हम फसल चक्रण कहते हैं। तो यही बात हमने आपको समझाने की कोशिश की है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, तृतीय प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण लिखिए। तो तृतीय प्रकार का है चिमटा और चाकू। इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिखिए। प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक और तृतीय प्रकार के उत्तोलक।
तीनों के आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, वहाँ से एक बार में आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन चाहे कैसे भी करके पूछे, आपका गलत नहीं होगा। अगर आप ऐसे बार बार टुकड़ों में याद करोगे तो आपकी कन्फ्यूजन एग्जाम तक बनी रहेगी। सिरके का रासायनिक सूत्र, इस पे आप स्टार लगाओ, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, सिरका का रासायनिक सूत्र पूछा जा सकता है, ये होता है एसिटिक एसिड। बिल्कुल सरल है, CH3COOH, CH3COOH, ये आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेस्टन हल का मुख्य कार्य क्या है। अच्छा, चाहे कोई भी हल हो, चाहे मेस्टन हल हो, चाहे आपका देसी हल हो, किसी भी प्रकार का हल हो, सबका काम एक ही होता है, ऊपर की मिट्टी को नीचे और नीचे की मिट्टी को ऊपर करता है। मिट्टी को क्या बनाता है, भुरभुरा बना देता है। ये मेस्टन हल का यही कार्य है। अब देखो, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संपदा में अंतर। तो इस क्वेश्चन को आप इग्नोर मत करिए, इसे भी आप अपनी कॉपी में लिखिए। नवीकरणीय और अनवीकरणीय अच्छे से डेफिनेशन याद करिए दोनों की, और दोनों के एग्जाम्पल्स को तैयार करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में छप सकता है। नवीकरणीय संपदा वह है जो भविष्य में समाप्त नहीं होगी, जबकि अनवीकरणीय संपदा जो है वो भविष्य में समाप्त हो जाएगी। अब इस प्रकार से इसे ऐसे भी पूछ सकता है कि समाप्त होने वाली और समाप्त ना होने वाली। ठीक है, तो नवीकरणीय का मतलब है जो कभी भी समाप्त ना हो, जैसे सौर ऊर्जा, पवन चक्की, ये सब क्या है, ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। तो अगला जो क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका भाई वसा में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन्स वाला जो टॉपिक है, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि विटामिन्स का टॉपिक आप कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, विटामिन्स तो पेपर में 1 नंबर का आपका फंसना ही फंसना है, तो इसे तैयार कर लीजिए। फिलहाल मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको कि वसा में घुलनशील विटामिन के नाम। तो मैंने आपको शुरू से बताया था, घुलनशीलता के आधार पर जो विटामिन होता है वो विटामिन होता है 2 प्रकार का। 2 प्रकार कौन कौन से हैं, वो 2 प्रकार होते हैं, एक होता है जल में घुलनशील और दूसरा होता है वो वसा में घुलनशील। जो हमने आपको बताया जल में घुलनशील है वो BC है, और जो वसा में घुलनशील है वो कीड़ा है, KEDA, कीड़ा। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, 1 नंबर आपको दे के जाएगा। विटामिन्स 1 नंबर 100% आपको दिलाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा टीकाकरण की परिभाषा बताइए। भाई टीकाकरण क्या है, तो देखो टीकाकरण क्या है, पहले इसकी लैंग्वेज को समझ लो, फिर मैं अपनी भाषा में आपको समझा दूंगा, फिर आपको याद हो जाएगा। देखो, उपयुक्त समय पर रोगजनक की कुछ मात्रा शरीर में पहुंचाने से एक विशेष प्रकार के रोग के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जाता है। इस विधि से रोग का उपचार टीकाकरण कहलाता है। बच्चों को BCG का टीका प्रथम बार जन्म से 9 माह के अंदर तथा दूसरी बार 5 वर्ष लगवाना चाहिए। टीकाकरण की आगे परिभाषा आए तो सिंपल से आप लिख देना, जैसे मान लो कोई भी रोग, कोई भी वायरस, जैसे आपने देखा था कि कोविड-19 चल रहा था और कोरोना जो वायरस था वो बहुत तेज़ी से फैल रहा था। तो भैया कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो अपनी बॉडी है ना, बॉडी में प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए टीकाकरण किया जाता है, जिससे कि वो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो डेवलप हो जाए आपकी बॉडी में, जिससे कि रोग ना लगे, यही टीकाकरण कहलाएगा। अगला देखो, सरल मशीनें कितने प्रकार की होती हैं, लिखिए। तो सरल मशीनों के बारे में समझिए आप। सरल मशीनें कितने प्रकार की होती हैं, तो सरल मशीनें जो हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। उत्तोलक है, पेच है, झुका तल है, घिरनी है, पहिया और धुरी है। ठीक है, कौन कौन सी हैं फिर से आप देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उत्तोलक है, पेच है, झुका तल है, घिरनी है और धुरी और पहिया और धुरी है, ये है। अगला क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सौर मंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह का नाम बताओ। तो सबसे जो नज़दीक है वो आपका बुध है। कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह है। मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की संख्या कितनी है, यानी मानव की खोपड़ी में उपस्थित कुल हड्डियों की संख्या तो आपको बतानी है, 29 हड्डियाँ होती हैं। मानव की खोपड़ी में कितनी, 29 हड्डियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कीटों में वज्र पदार्थों का निष्कासन के किस उत्सर्जी अंग द्वारा होते हैं।
तो ये आपको ध्यान रखना है, मैलपिघियन नलिकाएं ही मुख्य उत्सर्जन इंद्रियां हैं। किसकी? कीटों में। ये ध्यान रखना है। किसी एक अम्ल तथा एक क्षार का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो भैया ये क्वेश्चन भी आप स्टार लगाओ, यहाँ से भी क्वेश्चन पेपर में छप सकता है। किसी एक अम्ल एवं एक क्षार का रासायनिक सूत्र लिखिए। देखिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। देखो, अम्ल कौन कौन से हैं यहाँ पे समझो। HNO3, H2SO4 और HCl ये अम्ल हैं। इनके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, HCl आपको ध्यान रखना है, HNO3 आपको ध्यान रखना है, H2SO4 ध्यान रखना है। ये अम्ल है। अम्ल लिखने को पेपर में आएगा। क्षार तो क्षार NaOH, KOOH, NH4OH, MgOH का होल ट्वाइस, ये आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है FeO3 में लोहे की संयोजकता कितनी होती है? लोहे की संयोजकता कितनी होती है? तो वो होती है 3। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, इससे आपको रटने से काम नहीं चलेगा। मैंने इसकी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि भाई संयोजकता कैसे निकालते हैं, तो आप उस वीडियो को देखिए। ठीक है, वो वीडियो किस में मिलेगी मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्ले लिस्ट मैंने बना दी है 12 AG की। 12 AG केमिस्ट्री के नाम से प्ले लिस्ट है, वो मैंने कंप्लीट केमिस्ट्री वहाँ पे पढ़ाई हुई है। तो उस वाली प्ले लिस्ट में आपसे संयोजकता कैसे निकालते हैं वो वीडियो आप देख लेना, आपको ज्ञान वहाँ से स्थायी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि भाई ऊर्जा के संचरण की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है? लिखिए। ऊर्जा के संचरण की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है? लिखिए। तो वो है संवहन विधि। संवहन विधि, ये आपको ध्यान रखना है। तो राजन सीरीज के आपके दोस्तों साइंस के अति लघु क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए, लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए और हमने आपके लिए 2023 का पेपर भी साइंस का कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, और जो आपकी गाइड आती है, गाइड के भी बहुविकल्प सारे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। तो आप प्ले लिस्ट से देखिए, साइंस कंप्लीट आपकी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके समझ में आई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।